नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रंजीत को जिस तरह साजिश रच कर ठगा गया था, उससे वे हैरान तो थे ही, उन्हें गुस्सा भी बहुत आया था। उस गुस्से में उनका शरीर कांपने लगा था। कपकपी को छिपाने के लिए उन्होंने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस लीं, लेकिन बढ़ी हुई धड़कनों पर वे काबू नहीं पा रहे थे। उन्हें डर था कि अगर रसोई में काम कर रही ममता आ गई तो उनकी हालत देखकर पूछ सकती है कि क्या हुआ जो आप इतने परेशान हैं। एक बार तो मन में आया कि सारी बात पुलिस को बताकर रिपोर्ट दर्ज करा दें, लेकिन तुरंत ही उनकी समझ में आ गया कि गलती उनकी भी थी। सच्चाई खुल गई तो वह भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पत्नी के डर से उन्होंने मेज पर पड़ी अपनी मेडिकल रिपोर्ट अखबारों के नीचे छिपा दी थी। मोबाइल उठाकर उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को प्लॉट का सौदा रद्द करने के लिए कह दिया। उसकी कोई भी बात सुने बगैर रंजीत ने फ़ोन काट दिया था। हमेशा शांत रहने वाले रंजीत मल्होत्रा जितना परेशान और बेचैन थे, इतना परेशान या बेचैन वे तब भी नहीं हुए थे जब उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया था। फिर भी वह ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे ज़रा भी परेशान या विचलित नहीं हैं। रंजीत मल्होत्रा एक इज्जतदार आदमी थे। शहर के मुख्य बाजार में उनका ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम तो था ही, वे साड़ियों के थोक विक्रेता भी थे। कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनके मन में कोई गलत काम करने का विचार तक नहीं आया था। उनके पास पैसा और शोहरत दोनों थे। इसके बावजूद उनमें ज़रा भी घमंड नहीं था। वे अकेले थे, लेकिन हर तरह से सफल थे। उनकी तरक्की से कई लोग ईर्ष्या करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें हमेशा इस बात का दुख सालता था कि शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी वे पिता नहीं बन सके थे। उनकी पत्नी ममता की गोद अभी तक सूनी थी। पिछले 10 सालों से रंजीत के यहाँ देवी नाम की लड़की काम कर रही थी। जब वह 10-11 साल की थी तभी से उनके यहाँ काम कर रही थी। देवी हंसमुख और चंचल तो थी ही, काम भी जल्दी और साफ सुथरा करती थी, इसलिए पति पत्नी उससे खुश रहते थे। अपने काम और बात व्यवहार से वह दोनों की लाडली बनी हुई थी। जहाँ तक हो सकता था, देवी भी ममता को कोई काम नहीं करने देती थी। हालांकि वह इस घर की सदस्य नहीं थी, फिर भी अपने बात व्यवहार और काम की वजह से घर के सदस्य जैसी हो गई थी। पति पत्नी उसे मानते भी उसी तरह थे। जब उसकी शादी हुई तो ममता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रंजीत पूरी तरह बदल गए थे। देवी की शादी रंजीत के लिए किसी कड़वे घूंट से कम नहीं थी। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में रंजीत के जीवन में कितना कुछ बदल गया था। जिंदगी में कितने व्यवधान आए थे। शादी के 10 साल बीत जाने पर गोद सूनी होने की वजह से ममता काफ़ी हताश और निराश रहने लगी थी। शादी के 4 सालों बाद दोनों को लगा कि अब उन्हें बच्चे के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रेगनेंसी रोकने के उपाय बंद कर दिए। बच्चे के लिए उन्हें जो करना चाहिए था किया। दोनों को पूरा विश्वास था कि उनका प्रयास सफल होगा। उन्हें अपने बारे में जरा भी शंका नहीं थी, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल और स्वस्थ थे। इस तरह उम्मीदों में समय बीतने लगा। आशा और निराशा के बीच कोशिश चलती रही। रंजीत ममता को भरोसा देते कि जो होना है वही होगा। उन्होंने डॉक्टरों से भी सलाह ली और तमाम अन्य उपाय भी किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। पति समझाता कि चिंता मत करो, हम दोनों आराम से रहेंगे, लेकिन पति के जाते अकेली ममता हताश और निराश हो जाती। रंजीत का पूरा दिन तो कारोबार में बीत जाता था, लेकिन वह अपना दिन कैसे बिताती। सारे प्रयासों को असफल होते देख डॉक्टर ने रंजीत से अपनी जाँच कराने को कहा। अभी तक रंजीत ने अपनी जाँच कराने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वह दवाई भी कम ही खाते थे। रंजीत ऊपर से भले ही निश्चित लगते थे, लेकिन संतान के लिए वह भी परेशान थे। कभी किसी चीज़ को हाथ न लगाने वाली देवी कितनी ही बार रंजीत की जेब से पैसे निकाल चुकी थी। उसे पैसे निकालते देख लेने पर भी रंजीत और ममता अनजान बने रहते थे। वे सोचते थे कि कोई ज़रूरत रही होगी। देवी चोरी भी होशियारी से करती थी, वह पूरे पैसे कभी नहीं निकालती थी। इधर एक लड़का जिसका नाम बलबीर था, अक्सर रंजीत की कोठी के बाहर खड़ा दिखाई देने लगा था। ममता ने जब उसे देवी को इशारा करते देखा तो देवी को तो टोका ही, उसे भी खूब डांटा फटकारा। इससे उसका उधर आना जाना कम तो हो गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ था। एक रात रंजीत वॉशरूम जाने के लिए उठे तो उन्हें बाहर बरामदे से खुसर फुसर की कुछ आवाज़ आती सुनाई दी। खुसर पुसर करने वाले कौन हैं, जानने के लिए वे दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही कोई अंधेरे का लाभ उठाकर दीवार कूदकर भाग गया। उन्होंने लाइट जलाई तो देवी को कपड़े ठीक करते हुए पीछे की ओर जाते देखा। यह सब देखकर रंजीत को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारी बात ममता को बताई तो उन्होंने उसे खूब डांटा।
साथ ही हिदायत भी दी कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो देवी का व्यवहार एकदम से बदल गया। वह रंजीत और ममता से कटी कटी तो रहने ही लगी, दोनों की उपेक्षा भी करने लगी। देवी के इस व्यवहार से रंजीत और ममता को उसकी चिंता होने लगी थी। शायद इसी वजह से उन्होंने देवी के माता पिता से उसकी शादी कर देने को कह दिया था। अचानक देवी का व्यवहार फिर बदल गया। ममता के साथ तो वह पहले जैसा ही व्यवहार करती थी, पर रंजीत से वह हंस हंस कर इस तरह बातें करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रंजीत ने गौर किया, वह जब भी अकेली होती उदास रहती। कभी कभी वह फ़ोन करते हुए रो देती, उससे वजह पूछी जाती तो कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन तो उसने हद कर दी। रोज की तरह उस दिन भी ममता मंदिर गई थी। रंजीत शोरूम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एकदम से देवी रंजीत के पास आई और उनके गाल को चुटकी में भरकर बोली, आप कितने स्मार्ट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो रंजीत की समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जब समझ में आया तो हैरान रह गए। वे कुछ कहे बगैर नहाने चले गए। आज पहली बार उन्हें लगा था कि देवी अब बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। अगले दिन जैसे ममता मंदिर के लिए निकली, देवी दरवाज़ा बंद करके सोफे पर बैठे रंजीत के बगल में आकर बैठ गई। उसने अपना हाथ रंजीत की जांघ पर रखा तो उनका तन मन झंझना उठा। उन्होंने तुरंत मन को काबू में किया और उठकर अपने कमरे में चले गए। वह दिन कुछ अलग तरह से बीता। पूरे दिन देवी ही उनके ख्यालों में घूमती रही। आखिर वे चाहती क्या है? एक विचार आता कि ये ठीक नहीं। देवी तो नादान है, जबकि वे समझदार हैं। कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग उन्हीं पर थूकेंगे। जबकि दूसरा विचार आता कि जो हो रहा है होने दो, वह तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रही है वही कर रही है। अगले दिन सवेरा होते ही रंजीत के दिल का एक हिस्सा ममता के मंदिर जाने का इंतजार कर रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा सचेत कर रहा था कि वे जो करने की सोच रहे हैं वे ठीक नहीं है। ममता के मंदिर जाने पर देवी दरवाज़ा बंद कर रही थी, तभी वे नहाने के लिए बाथरूम में घुस गए। दिल उन्हें बाहर निकलने के लिए उकसा रहा था। रोकने वाली आवाज़ काफ़ी कमज़ोर थी, शायद इसलिए वह नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। देवी रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह नाराज़ है। रंजीत सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे, लेकिन वह नहीं आई। पानी देने के बहाने उन्होंने बुलाया। पानी का गिलास मेज पर रखकर जाते हुए उसने धीरे से कहा, नपुंसक। रंजीत अवाक रह गए। देवी के इस एक शब्द ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर के कहने पर उनके मन में अपने लिए जो संदेह था, देवी के कहने पर उससे बल मिला। उनका चेहरा उतर गया। उसी समय ममता मंदिर से वापस आ गई। पति का चेहरा उतरा देखकर उससे पूछा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? रंजीत क्या जवाब देते। अगले दिन उन्होंने नहाने जाने में जल्दी नहीं की। दरवाज़ा बंद करके देवी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे रंजीत ने उसकी ओर देखा, उसने झट से कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, रंजीत ने कहा, लेकिन ये बात उनके दिल से नहीं, गले से निकली थी। देवी रंजीत की गोद में बैठ गई। फिर कुछ कहते उसके पहले ही उनका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, रंजीत ने कहा। फिर वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन भी ममता के मंदिर जाने के बाद देवी उनके पास आकर बैठ गई, लेकिन आज दिमाग उन पर हावी था। दिमाग कह रहा था, लड़की तो नासमझ है, उसकी भी बुद्धि घास चरने चली गई है, जो अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहा है। उसने जो किया है वह ठीक नहीं है। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। यह पछतावा तब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा जब ममता के मंदिर जाने पर देवी ने रंजीत को बताया कि इस महीने उससे महीना नहीं हुआ। अब वह क्या करे? यह सुनकर रंजीत पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। धरती भी नहीं फटने वाली थी कि वे उसमें समा जाते। उन्हें खुद से घृणा हो गई। उन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। इस अपराध बोध से उनका रोम रोम सुलग रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। अब तो समाधान ढूंढना था। उन्होंने देवी से कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो उसके पहले ही कुछ करना होगा। मैं दवा की व्यवस्था करता हूँ, तुम दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देवी ने कोई भी दवा खाने से साफ मना कर दिया। रंजीत उसे मनाते रहे, पर वह जिद पर अड़ी थी। रंजीत की अंतरात्मा कचोट रही थी कि उन्होंने कितना घोर पाप किया है। आज तक उन्होंने जो भी भलाई के काम किए थे, इस एक काम ने सारे कामों पर पानी फेर दिया था। वे पापी हैं। चिंता और अपराध बोध से ग्रस्त रंजीत को देवी ने दूसरा झटका यह कहकर दिया कि उसके पापा उनसे मिलना चाहते हैं। जो ना सुनना चाहिए वह सुनने की तैयारी के साथ रंजीत देवी के घर पहुंचे। उस दिन ड्राइवर की नौकरी करने वाले देवी के बाप राम प्रसाद का अलग ही रूप था। हमेशा रंजीत के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रहने वाले राम प्रसाद ने उन पर हाथ भले ही न उठाया, पर लानत मलामत खूब की। रंजीत सिर झुकाए अपनी गलती स्वीकार करते रहे और रामप्रसाद से कोई रास्ता निकालने की विनती करते रहे। अंत में रामप्रसाद ने रास्ता निकाला कि वे देवी की शादी और अन्य खर्चों के लिए पैसा दे दें। हाँ हाँ, जितनी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा, राहत महसूस करते हुए रंजीत ने कहा। कब करनी है शादी? अगले सप्ताह, बलबीर का कहना है। ऐसे में देर करना ठीक नहीं है। बलबीर? वही जो आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता है। तुम्हें वही नालायक मिला है अपनी बेटी के लिए? वह नालायक
आपसे तो अच्छा है जो इस हालत में भी शादी करने के लिए तैयार है। बलबीर का नाम सुनकर रंजीत हैरान थे, लेकिन वह कुछ करने या करने की स्थिति में नहीं थे। देवी की शादी और अन्य खर्च के लिए रंजीत को 10 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा उपहार के रूप में कुछ गहने भी। शादी के बाद रहने की बात आई तो रंजीत ने अपना बंद पड़ा फ्लैट खोल दिया। ऐसा उन्होंने खुशी खुशी नहीं किया था, बल्कि ये काम दबाव डालकर करवाया गया था। इज्जत बचाने के लिए वह राम प्रसाद के हाथों का खिलौना बने हुए थे। फ्लैट के लिए ममता ने ऐतराज़ किया तो उन्होंने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि देवी अपने ही घर पली बढ़ी है, शादी के बाद कुछ दिन सुकून से रह सके, इसलिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। देवी की शादी के 7 महीने ही बीते थे कि ममता ने रंजीत को बताया कि देवी को बेटा हुआ है। रंजीत मन ही मन गिनती करते रहे, पर वह हिसाब नहीं लगा सके। ममता ने कहा, हमें देवी का बच्चा देखने जाना चाहिए। ममता के कहने पर रंजीत मना नहीं कर सके। वे पत्नी के साथ देवी के यहाँ पहुँचे तो बलबीर बच्चा उनकी गोद में डालते हुए बोला, एकदम बाप पर गया है। रंजीत कांप उठे। ममता ने कहा, देखो ना, बच्चे के नाक नक्श बलबीर जैसे ही हैं। अगले दिन बलबीर ने शोरूम पर जाकर रंजीत से कहा, आप अपना बच्चा गोद ले लीजिए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, पर ममता से पूछना पड़ेगा। रंजीत को बलबीर का प्रस्ताव उचित ही लगा था, लेकिन बलबीर ने शर्त रखी थी कि जिस फ्लैट में वह रहता है वह फ्लैट उसके नाम कराने के अलावा काम धंधा शुरू करने के लिए कम से कम 25 लाख रुपए देने होंगे। सब कुछ रंजीत की समझ में आ गया था। उन्होंने पैसा कम करने को कहा तो वह ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। कारोबारी रंजीत समझ गए कि अब खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने ममता से बात की। थोड़ा समझाने बुझाने पर वह देवी का बच्चा गोद लेने को राज़ी हो गई। बच्चे को गोद लेने के साथ साथ अपने वकील को उन्होंने फ्लैट देवी के नाम कराने के कागज़ तैयार करने के लिए बोल दिया। 25 लाख देने के लिए रंजीत को प्लॉट का सौदा करना था। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को सहेज दिया था। इतना सब होने के बावजूद ममता का मन अभी पराया बच्चा गोद लेने का नहीं हो रहा था। इसलिए उसने रंजीत से कहा, बच्चा गोद लेने से पहले आप एक बार अपनी जाँच करा लीजिए। रंजीत ने सोचा, उनका टेस्ट तो हो चुका है, उन्हीं के पुरुषत्व का नतीजा है देवी का बच्चा। फिर भी पत्नी का मन रखने के लिए उन्होंने अपनी जांच करा ली। इस जांच की जो रिपोर्ट आई उसे देखकर रंजीत के होश उड़ गए। वे खड़े नहीं रह सके तो सोफे पर बैठ गए। तभी उन्हें एक दिन देवी की फ़ोन पर हो रही बात समझ में आ गई, जिसे वे उन पर डोरे डालते समय किसी से कर रही थी। देवी ने जब पहली बार रंजीत का हाथ पकड़ा था तब उन्होंने उसे कोई भाव नहीं दिया था। इसके बाद उसने फ़ोन पर किसी से कहा था, तुम्हारे कहे अनुसार कोशिश तो कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा समय दो। तब तक वह वीडियो। तभी रंजीत वहाँ आ गए। उन्हें देखकर देवी सन्न रह गई थी। उसे परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? देवी ने बहाना बनाया कि वह किसी सहेली से वीडियो देखने की बात कर रही थी। अब रंजीत की समझ में आया कि उस समय देवी की बलबीर से बात हो रही थी। देवी का कोई वीडियो उसके पास था, जिसकी बदौलत वह देवी से उसे फंसाने के लिए दबाव बना रहा था। रिपोर्ट देखकर साफ हो गया था कि देवी का बच्चा बलबीर का था। उन्हें अपनी मूर्खता पर शर्म आई, लेकिन उन्होंने जो गलती की थी उसकी सज़ा तो उन्हें भोगनी ही थी। रंजीत ने वकील और प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करके प्लॉट का सौदा और फ्लैट के पेपर बनाने से रोक दिया। अब न उन्हें बच्चा गोद लेना था, न फ्लैट देवी के नाम करना था। अब उन्हें प्लॉट भी नहीं बेचना था। वकील और प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करने के बाद उन्होंने ममता को बुलाकर कहा, ममता, मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के अनुसार मेरे अंदर बाप बनने की क्षमता नहीं है। मैं संतान पैदा करने में सक्षम नहीं हूँ। ममता की समझ में नहीं आया कि उसका पति अपने नपुंसक होने की बात इतना खुश होकर क्यों बता रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।